हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माइडस इंग्लिश एकेडमी और एक्यूमेन कॉम्पिटिटिव एग्जाम एकेडमी के वेंचर में। दैट इज़ कॉल्ड जिफी एजुकेशन, योर क्लासरूम एनी टाइम एनीवेयर। दोस्तों, आज जो एनालिसिस मैं आपके पास लेकर आया हूँ दैट इज़ MPSI एग्ज़ाम, जो कि 6 सितंबर को हुआ था और फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। और वंस अगेन इसमें मैंने 25 क्वेश्चंस लिए हैं। 30 क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। 5 क्वेश्चन जो पैसेज के होते हैं वो मैंने छोड़ दिए हैं। जो रेस्ट ग्रामेटिकल सेक्शन है वो मैंने पूरा इसमें एनालिसिस किया है। इसमें समझाने की कोशिश की है कि जो आंसर्स व्यापम के वेबसाइट में हैं वो आंसर्स तो हैं, लेकिन वो आंसर्स क्यों हैं या उसका एनालिसिस मैंने आपको बताया। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम पेपर को। लेते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि फिल इन द ब्लैंक्स पर बेस्ड है। You dash leave your bike in front of the fire exit। इसका आंसर जो था वो मस्ट नॉट था और एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसमें ये कहा गया है कि जहाँ फायर एग्जिट है उसके सामने आप अपनी बाइक को मत छोड़ें या नहीं छोड़ना है हमें, चाहे कुछ भी हो। क्योंकि हो सकता है कि कोई दुर्घटना घटे और लोग वहाँ से निकलें और आपकी बाइक हो, इस वजह से लोगों को प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, दुर्घटना हो सकती है। और अगर हम ऑप्शंस पे नज़र डालें तो कैन नॉट मतलब हमको ये दिखाया जा रहा है कि कैन नॉट मतलब हम नहीं कर सकते, इसमें कर सकने वाली कोई बात नहीं है। माइट नॉट भी इसका करेक्ट आंसर नहीं था, क्योंकि माइट नॉट जो है वो मे का पास्ट टेंस है और ये भी संभावना में किसी चीज़ के नहीं होने की संभावना को दिखाता है। और मे नॉट वंस अगेन किसी से आप पूछने वाली बात नहीं कर रहे हो, इसलिए आंसर जो दिया हुआ है यू मस्ट नॉट लीव योर बाइक, और इसमें जोर देते हुए इस क्वेश्चन को दिया गया है कि कुछ भी किसी भी हालात में आपको आपकी बाइक फ्रंट जो है फायर एग्जिट के फ्रंट पे नहीं छोड़नी चाहिए। तो जो आंसर दिया है व्यापम ने दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट और मस्ट नॉट इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आई डैश स्विम क्वाइट वेल व्हेन आई वाज यंगर। अब देखिए इसमें सेंटेंस में लिखा है व्हेन आई वाज यंगर, मतलब सेंटेंस में जो क्वेश्चन है वो पास्ट टेंस पे जा रहा है। और अगर हम ऑप्शंस पे डालें नज़र तो देखेंगे कुड एक ऑप्शन है जो पास्ट टेंस पे है, शुड को पास्ट टेंस पे लिया जा सकता है और एडवाइज और प्रेजेंट टेंस में भी लिया जा सकता है। लेकिन वो बात कर रहा है कि मैं तैर सकता था, वो कह रहा है आई स्विम क्वाइट वेल, अच्छे से तैर सकता था जब मैं छोटा था। अब मैं छोटा था मतलब अभी की बात नहीं, बात पुरानी है या पास्ट टेंस पे जा रही है। और ऑप्शन हमारे पास केवल एक है दैट इज कुड, इसलिए आंसर अपने आप ही कुड होना चाहिए, क्योंकि कैन फ्यूचर और प्रेजेंट को दिखाता है, मस्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को दिखाता है, शुड पास्ट और प्रेजेंट को दिखाता है, जबकि क्वेश्चन हमारा पास्ट टेंस में ही था, इसलिए हमको कुड का यूज ही करना चाहिए। यू डैश लुक आफ्टर योर ओल्ड एंड सिक पेरेंट्स। आपको आपके ओल्ड एंड सिक मतलब बीमार माता पिता की मदद और उनकी देखभाल ज़रूर करनी चाहिए। अगर हम ऑप्शंस को देखते हैं तो ought to जो सेंटेंस में जो मॉडल वर्ड आया है ought to, ये एक ऐसा वर्ड है जो कहीं ना कहीं हमें कंपल्शन की तरफ लेके जाता है या हमारे कर्तव्य या हमारी ड्यूटी को दिखाता है। ड्यूटीज़ को दिखाने के लिए हमारे पास शब्द हो सकते हैं दैट इज शुड। शुड एक वर्ड होता है, इसके बाद हमारे पास मस्ट एक वर्ड होता है एंड देन ought to होता है। अब ought to हमारे पास ऑप्शन है, लेकिन should और must ये दोनों ऑप्शन हमारे पास नहीं है। अगर ये ऑप्शन होते तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती, ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता, लेकिन ऑप्शन देखे जाए तो कैन हो नहीं सकता, माइट हो नहीं सकता और मे भी हो नहीं सकता, क्योंकि should कहीं ना कहीं हमें कहता है एडवाइस को, must कंपल्शन को दिखाता है और ought to इन दोनों के बीच में काम करता है। ought to हमें किसी चीज़ को शुड से ज़्यादा जोर देकर कहना और मस्ट से कम जोर देकर कहने के लिए बात करता है, इसलिए ऑप्शन में हमारे पास ought to ही था, इसलिए आंसर हमारे पास ought to ही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द टीम गॉट कैरेड डैश व्हेन दे वॉन द चैंपियनशिप एंड स्टार्टेड शाउटिंग एंड थ्रोइंग थिंग्स अराउंड। अब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ देखिए एक वर्ड लिखा है कैरेड। कैरेड का मतलब होता है किसी चीज़ को लेके चलना, और यहाँ पर अगर हम ऑप्शन देखें तो कैरेड ऑन, कैरेड बिहाइंड, कैरेड अवे और कैरेड टूवर्ड्स। अब ऑप्शन में उसने ये कहा कि टीम ने, जो टीम है वहाँ पे, गॉट कैरेड डैश व्हेन दे वॉन द चैंपियनशिप, मतलब टीम ने जब चैंपियनशिप जीत ली तो वो काफ़ी उत्साहित हो गए, वो लोग चिल्लाने लगे और यहाँ वहाँ चीज़ों को भी फेंकने लगे। अब अगर आप अत्यधिक उत्साहित होते हैं
किसी चीज़ के लिए, तो आपको बोलना चाहिए कैरिड अवे, मतलब बहुत अधिक खुश होना। कैरिड अवे शब्द का यूज़ होता है बहुत खुश होना, जबकि कैरी ऑन मतलब किसी चीज़ को करते रहना, कैरी बिहाइंड मतलब पीछे कोई चीज़ की गई है, कैरी अवे जो होता है वो खुशी को दिखाता है। और यहाँ टीम चूंकि जीत गई है और वो अपनी खुशी को दिखाने के लिए यूज़ करना चाहते हैं, इसलिए उनको वर्ड यूज़ करना पड़ेगा कैरिड अवे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द गवर्नमेंट इज कैरिंग डैश टेस्ट ऑन थ्रोइंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, मतलब सरकार ने यहाँ पर एक टेस्ट किया है, किस पर किया है, जो कि जीएम क्रॉप्स जो होते हैं उस पर किया गया है। अब इसमें कुछ ऑप्शंस हैं जैसे कैरिड फ्रॉम, कैरिंग इन, कैरिंग अवे और कैरिंग आउट। अब अगर हम इनके ऑप्शंस को देखते हैं तो कैरिंग फ्रॉम मतलब इसका मतलब हिंदी में होता है से किया गया। हिंदी में कैरिंग फ्रॉम मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स से किया गया, ये तो वो बोलना नहीं चाह रहा है। वो कह रहा है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में सरकार ने कुछ टेस्ट किए हैं, मतलब उनमें टेस्ट किए गए हैं, ना कि उनसे किए गए हैं। कैरिड इन मतलब उनमें किया, कैरिड अवे अल्टीमेटली बहुत खुश होने, अभी हमने क्वेश्चन देखा था। और कैरिड आउट, कैरी आउट मतलब किया गया। अगर आप कोई चीज़ करते हैं, फॉलो करते हैं या आपने कोई काम किया तो आप बोल सकते हो आई कैरिड आउट दैट वर्क, आई कैरिड आउट दैट इंस्ट्रक्शंस। मतलब अगर कोई काम आप करते हैं तब आप बोलेंगे कैरिड आउट, तब यहाँ पे वर्ड आएगा। दैट इज द रीजन वाई कैरिड आउट इज द करेक्ट आंसर। द टीचर ड्रू अ डायग्राम शोइंग हाउ द ब्लड फ्लोज डैश द हार्ट, मतलब एक हार्ट का शेप बनाकर या हार्ट में टीचर ने एक डायग्राम बना के ये दिखाया कि इन हार्ट में जो ब्लड होता है वो ब्लड कैसे हार्ट से फ्लो करता है। अब हार्ट में तो फ्लो करेगा जैसे वीन्स में से फ्लो करेगा, जो हमारे वीन्स होते हैं एक्चुअली उसमें से ब्लड फ्लो कैसे करेगा ये दिखाना है। तो ब्लड जो है वो वीन्स के अंदर, क्योंकि बॉडी के अंदर 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 फ्लो करता है कोई चीज़, इसलिए अगर कोई चीज़ किसी चीज़ से होकर गुजरना, थ्रू शब्द का यूज होता है किसी चीज़ से होकर गुजरना, और दैट इज द रीजन वाई यहाँ पे थ्रू इज द राइट आंसर। क्योंकि फ्लोज अबाउट मतलब क्या होता है, से के बारे में गुजरना, फ्लो अंडर मतलब नीचे गुजरना, फ्लो ओवर यानी ऊपर से बहना, जबकि फ्लो थ्रू यानी वीन्स के अंदर अंदर के थ्रू से होकर किसी चीज का गुजरना, दैट इज कॉल्ड थ्रू। ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। His forefathers lived डैश मीरपुर महाराष्ट्र, मतलब उसने बताया उसके जो पूर्वज थे वो मीरपुर महाराष्ट्र में रहते थे। महाराष्ट्र एक स्टेट का नाम है, महाराष्ट्र इज अ नेम ऑफ स्टेट, वेयर एज मीरपुर इज अ नेम ऑफ आइदर, उसमें उसके अंदर की कोई जगह है। तो मीरपुर में रहते थे। अब अगर हमको किसी भी, हमने एक रूल पढ़ा हुआ है प्रीपोजिशंस का कि अगर कोई जगह किसी स्टेट के अंदर दिखाई जाए तो हम उसके लिए पहले एट का यूज़ करते हैं। अगर हम एट लगाएंगे कोई चीज़ छोटी जगह है और इन का यूज़ हम वहाँ करेंगे जो चीज़ बड़ी है। तो वो मीरपुर में महाराष्ट्र में रहते थे। तो एट मीरपुर ही लिव्ड एट मीरपुर इन महाराष्ट्र, मतलब महाराष्ट्र के मीरपुर में रहते थे, दैट इज द रीजन। एरर्स देखते हैं दोस्तों, दैट इज अगेन ए इंपॉर्टेंट पार्ट, स्पॉटिंग एरर्स। अ नंबर ऑफ टीम्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक टर्म आई यहाँ पे, आ नंबर ऑफ। जब भी एक बात याद रखें दोस्तों, आ नंबर ऑफ वर्ड आए, आ नंबर ऑफ जब भी लिखा हो तो इसके बाद ऑलवेज याद रखिएगा इनके साथ नाउन हमेशा प्लूरल और वर्ब भी हमेशा प्लूरल होती है। जब नाउन अ नंबर ऑफ लिखा हो, जब ये वर्ड आए अ नंबर ऑफ, तो इसके साथ नाउन हमेशा प्लूरल। अब देखिए टीम्स जो वर्ड है वो प्लूरल है, लेकिन यहाँ पे जो वर्ब आई है इज, ये गलत है। अगर इसकी जगह पर यहाँ पर आर लिखा होता देन अ नंबर ऑफ टीम्स आर, तो ये आंसर सही होता। दैट इज द रीजन सेकंड इज द रॉन्ग आंसर। यहाँ इसकी जगह पर आर होना था। चलिए आगे देखते हैं। द ऑनेस्टी ऑफ माई ब्रदर इज बियॉन्ड एनी डाउट। ऑफ कोर्स उसने ऑनेस्टी वर्ड का यूज़ किया है। ऑनेस्टी सच्चाई ईमानदारी के लिए यूज़ होता है, इसमें हमेशा द लगाना चाहिए, दैट इज अगेन। और ऑफ माई ब्रदर इज बियॉन्ड एनी डाउट, बियॉन्ड के बाद एनी डाउट का यूज़ हम कर सकते हैं। और उसने कहा मेरे भाई की ऑनेस्टी पे हम कोई भी शक नहीं कर सकते, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। द प्राइम मिनिस्टर मतलब एक नाउन है और एक नाउन के पहले द लिखा हुआ है, देन प्रेसिडेंट है उसके पहले भी द लिखा है, मतलब दो नाउन दोनों के पहले द का यूज़ किया गया, मतलब दो अलग अलग लोग हैं। और यहाँ पे आर ही आना चाहिए, अगर यहाँ इज होता तो ये गलत होता, और दोनों ही लोग आज टाउन को विजिट कर रहे हैं, दैट इज द रीजन वाई दिस इज द करेक्ट आंसर। ही डजेंट स्पेंड, देखिए पहले ऑप्शन में ही गलत लिखा है, स्पेंड्स,
यदि हम जानते हैं यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसके साथ डू या डज का यूज होता है, डज, DOES, डज। अब जब किसी सेंटेंस में, यहां मैं इसको लिख देता हूं, यदि किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू या डज शब्द का यूज हो तो इसके साथ वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म पर होनी चाहिए। और यहां पे आप देखिए स्पेंड्स लिखा हुआ है उन्होंने, जो कि स्पेंड्स है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म या सिंगुलर फॉर्म, जबकि यहां पे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब में आ गया डज, तो वर्ब होनी चाहिए थी स्पेंड, ना कि स्पेंड्स। अगर यहाँ पे स्पेंड होता तो आंसर सही था। दैट इज द रीजन ये एस वर्ड यहाँ से हट जाएगा, या सिंगुलर की जगह पर हम इसको V1 या प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। प्रॉब्लम्स अराइजेस, वंस अगेन देखिए सब्जेक्ट वर्ब की एरर है, ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब की एरर है। यहां देखिए प्रॉब्लम, सब्जेक्ट क्या है प्रॉब्लम जो वर्ब है वो है प्लूरल, तो इसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी आएगी प्लूरल। ये एक रूल है, यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर होती है, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब भी प्लूरल होती है। अब यहाँ देखिए प्रॉब्लम्स लिखा है और अराइजेस लिखा है, जो नहीं होना चाहिए। यदि प्रॉब्लम्स है तो अराइज होता, तब ये प्लूरल बनता, और प्रॉब्लम होता तो भी ये अराइजेस कर सकते थे। मतलब इस तरीके से लिखा जा सकता था, प्रॉब्लम्स मतलब हम यहाँ लिख दें प्रॉब्लम प्लस प्रॉब्लम के साथ हम लिख सकते हैं अराइज, प्रॉब्लम के साथ लिखेंगे अराइजेस, और यदि लिखा है प्रॉब्लम्स तो हम यहाँ करेंगे अराइज। ये डिफरेंस था, तो यहाँ पे या तो प्रॉब्लम के साथ हम अराइज कर ले, वो ज़्यादा अच्छा है। इसी द रीज़न है कि फर्स्ट ऑप्शन उन्होंने गलत बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। स्पॉट द एरर वंस अगेन, इफ आई हैड नोटिस्ड, अगर मैंने उसे देखा होता, आई वुड हैव ग्रीटेड हर। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, और ये कंडीशनल सेंटेंस पे आया हुआ क्वेश्चन है, और इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस में इफ लिखा हुआ है, वहां पर इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हो गया एक पार्ट मेन क्लॉज का। फिर एक दूसरा पार्ट होता है सब्जेक्ट प्लस वुड हैव, यहाँ पे लिखा है वुड हैव, सेकेंड पार्ट में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो लगाया गया है वो एब्सोल्युटली करेक्ट लगाया गया, दैट इज द रीजन, इसमें कोई भी एरर नहीं है। She will lose all her friends if she continues to be talking about them behind their back. वो अपने सारे दोस्तों उसको कभी ना कभी छोड़ के चले जाएंगे यदि वो अपने हर दोस्त के पीठ पीछे उनकी बुराई करेगी तो, ऐसा उसने कहा। अब यहाँ देखिए, अगर वो बुराई करती है तो उसके सारे दोस्तों से छोड़ के चले जाएंगे। If she continues to be talking, लगातार वो बोल तो नहीं रही है। यहां पर उसने बताया इफ शी कंटिन्यूज टू बी टॉकिंग, दो तरीके से सुधारा जा सकता है। इफ शी कंटिन्यूसली, या तो मैं कंटिन्यूस को कर दूं इफ शी कंटिन्यूसली टॉक्स, इफ शी कंटिन्यूसली टॉक्स, या तो हम ऐसा कर लें, या इफ शी कंटिन्यूस, ये बी लगा के, इसने जो बी लगा के आईएनजी लगाया ना, ये गलत है। इफ शी कंटिन्यूस टॉकिंग, इफ शी कंटिन्यूज, या तो हम टू बी, एक ऑप्शन ये है, हम इसको इस तरीके से सुधार सकते हैं, और एक सेकंड ऑप्शन है इफ शी कंटिन्यूज टॉकिंग, सीधे टॉकिंग वर्ड का हम यूज कर दें यहाँ पे, टू बी शब्द को, जो टू बी लिखा हुआ है यहाँ पे, टू बी इसको हम यहाँ से हटा दें तो भी ये सेंटेंस सही हो जाएगा। दैट इज द रीजन ये सेंटेंस गलत था। चलिए आगे देखते हैं। इफ यू आर नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर यू शुड लेट अदर्स। अब देखिए लेट दिया है, अगर आप पेपर नहीं पढ़ रहे तो आपको दूसरों को पढ़ने देना चाहिए, तो दूसरे कौन, लेट अदर्स, लेट अदर वर्ड का यूज जो किया गया दैट इज रॉन्ग, अदर के स्थान पर होगा अदर्स। नरेशन का क्वेश्चन है, ही सेड टू मी आई वाज वेटिंग फॉर यू। देखिए दोस्तों, सबसे पहले रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड वर्ब पे ध्यान रखें। रिपोर्टिंग रिपोर्टेड वर्ब में सेड टू वर्ड आया है, यहाँ पे ये पास्ट टेंस है, मतलब रिपोर्टेड वर्ब जो है वो, रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में, इसका मतलब उन्होंने सेड टू वर्ड को टोल्ड में कन्वर्ट कर दिया। ऑप्शन हमको ऑड मैन आउट से सुधारने, टोल्ड, टोल्ड मी और टोल्ड मी सारे सही हैं। यहाँ कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा आया, इसकी जगह पर आना चाहिए था दैट। 1 2 3 और 4, ये चारों में उसने दैट लगाया। अकॉर्डिंग, जो फर्स्ट पर्सन है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होता है, आई जो है वो ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा, इसलिए वहाँ पे ही आना चाहिए, तो सभी में ही लिखा हुआ है, ये भी सही है। लेकिन आगे देखिए सेंटेंस है रिपोर्टेड का पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस वाला सेंटेंस हम जानते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदलता है। अब ऑप्शन हमारे पास है यहाँ वॉज वेटिंग, जो कि गलत है,
हैव बीन वेटिंग जो कि प्रेजेंट परफेक्ट पे गलत है, हैज़ बीन जो कि वंस अगेन प्रेजेंट परफेक्ट है वो भी गलत है, और यहाँ लिखा है हैड बीन, तो हैड बीन जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पे, दैट इज द रीजन दिस इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। द बॉय सेड टू द फ्रूट सेलर आर ऑल दीज मैंगो स्वीट, मतलब लड़के ने फ्रूट सेलर से पूछा क्या ये सभी आम मीठे हैं, तो पूछा है मतलब सेड टू वर्ड को हमें बदलना चाहिए ऐसे शब्द में जो कि पूछने वाले वर्ड्स हो, जैसे आस्क्ड, तो यहाँ पे उन्होंने आस्क्ड और आस्क्ड चारों जगह पे आस्क वर्ड का यूज किया है। अब हम ये जानते हैं कि यदि रिपोर्टेड वर्ब क्वेश्चन मार्क पर बेस्ड हो, और क्वेश्चन मार्क में भी अगर वो यस नो पर बेस्ड हो, मतलब हाँ या ना प्रश्न वाले पे, क्या ये सभी आम मीठे हैं, उत्तर हमेशा हाँ ना में आ रहा है, इसका मतलब सारे सेंटेंस जो हैं वो दैट से चेंज नहीं होंगे बल्कि इफ़ या वेदर से चेंज होंगे। अब ऑप्शन इफ़ यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, मतलब चारों जगह इफ़ ऑल दीज किया है। आर ऑल दीज, अब यहाँ देखिए दीज और यहाँ देखिए दोज, तो दीज वर्ड को हम जानते हैं दोज में कन्वर्ट या चेंज करते हैं, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब ये दोनों हो गए, मैंगोज दोनों में प्लूरल थे। आर ऑल दीज मैंगोज स्वीट, मतलब सेंटेंस कौन से टेंस पे लिखा है, देखा जाए तो प्रेजेंट पे लिखा हुआ है। अब प्रेजेंट में सिंपल प्रेजेंट दिख रहा है, तो सिंपल प्रेजेंट वाले सेंटेंस को सिंपल पास्ट से बदलेंगे, वर लिखा हुआ है तो हम वर से चेंज कर देंगे। अगर हम हैड बीन से करेंगे तो यहाँ पहले से हमारे पास वॉज होना चाहिए था जो है नहीं, दैट इज द रीजन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। मदर सेड ओ इट्स ए स्नेक डोंट गो नियर इट चिल्ड्रन, मतलब माँ ने आश्चर्य और घबरा कर बच्चों से कहा अरे वहां सांप है और आप वहां मत जाना, बच्चों से कहा। तो मदर एक्सक्लेम विद डिसगस्ट दैट इट इज ए स्नेक। यहां पर सबसे पहले देखते हैं, यहां लिखा है इट इज ए स्नेक। अब इट इज ए स्नेक हम ऐसे ऑप्शन को ढूंढे जहां इट इज को इट वॉज में कन्वर्ट किया गया है, ये तो प्रेजेंट है इसलिए गलत हो गया, इट वर है और इसलिए ये गलत हो गया, यहां इट वॉज है और यहां भी इट वॉज है, दो जगह दोनों सेंटेंस सही लिखे हुए हैं। लेकिन अब हमको ये देखने पड़ेंगे कि आगे कौन सा सेंटेंस सही है। एंड टोल्ड द चिल्ड्रन बीइंग इट वॉज बीइंग अ स्नेक, मतलब क्या स्नेक हो रहा था, ये मीनिंग से बिगड़ रहा है दोस्तों ये सेंटेंस, इसलिए आंसर हमें ज़्यादा चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही मीनिंग है, बीइंग वॉज बीइंग की जरूरत थी नहीं, आंसर अपने आप ही थर्ड हो गया और वो करेक्ट आंसर था। विच इज द करेक्ट एक्टिव वॉइस, बाय हुम, हम ये जानते हैं बाय हुम वाले सेंटेंस किससे बनते हैं, बाय हुम हु से बदलता है, और ये पैसिव वॉइस में दिया हुआ सेंटेंस है क्योंकि थर्ड फॉर्म यूज किया गया है, वॉज हो रहा है मतलब पैसिव वॉइस है। अब हमें सेंटेंस को एक्टिव में कन्वर्ट करना है, हम ये जानते हैं कि हु वाले वर्ड्स को बाय हुम से कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ हु है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है हु। अब हमें ये देखना है क्योंकि टेंस तो बदलता नहीं है पैसिव वॉइस में, तो सिंपल पास्ट में लिखा हुआ सेंटेंस है, सिंपल पास्ट ही होना चाहिए। अब हमको ये देखना है कि ऐसा कौन से ऑप्शन है जो सिंपल पास्ट में है। यहाँ ब्रेक्स लिखा है जो कि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है जो प्रेजेंट को दिखाती है, हैज़ ब्रोकन प्रेजेंट परफेक्ट को दिखाता है, हैड ब्रोकन पास्ट परफेक्ट को दिखाता है, और ब्रोक जो कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म है और जो आंसर इसमें एब्सोल्युटली करेक्ट भी है, दैट इज अ थर्ड आंसर, क्योंकि सिंपल पास्ट ही सिंपल पास्ट के पैसिव वॉइस को चेंज कर सकता है। विच इज़ द करेक्ट एक्टिव वॉइस, वंस अगेन एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है दोस्तों, ये मिसलिनियस एरर्स में से एक है क्योंकि ये टेंस जो पैसिव वॉइस होते हैं उसके डायरेक्ट सेंटेंस से नहीं बनाए जाते इस टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि ये हमारे सेंसेस पर बेस्ड है। रोज स्मेल स्वीट, अब रोज़ की जो खुशबू है वो मीठी होती है, आपको कभी तब तक पता नहीं चल सकती जब तक कि आप उसे सूंघ कर देख समझ नहीं लेते। अब रोज स्मेल स्वीट, सॉरी रोजेस स्मेल स्वीट, इसका मतलब जब रोज को सूंघा गया तो उसकी खुशबू मीठी महसूस की गई, हमको ये देखना है। तो रोज को जब आप सूंघेंगे तभी पता चलेगा, और रोज आर स्मेलिंग स्वीट ये तो एक्टिव वॉइस में ही है, पैसिव तो हुआ भी नहीं इसमें। रोज आर स्वीट व्हेन समवन स्मेल्स, यहाँ पे लिखा है रोज आर स्वीट, रोज मीठे थे, लेकिन व्हेन समवन स्मेल्स, अब ये व्हेन समवन स्मेल्स जो है वो यहाँ पे आना चाहिए था थर्ड फॉर्म, व्हेन के बाद स्मेल्स जो कि वर्ब है, वर्ब को हमको जो वर्ब होती है उसको वर्ब को थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं बेसिकली। अब थर्ड फॉर्म में इसमें चेंज नहीं किया गया इसलिए सेंटेंस गलत है। अब रोजेस आर स्वीट व्हेन स्मेल्ड, जब रोज को सूंघा गया तो उसकी खुशबू मीठी या अच्छी लगी, रीजन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। आई रिमेंबर माई फादर टेकिंग मी टू द थिएटर, मुझे याद है कि मेरे फादर मुझे थिएटर ले जाया करते थे। एक्टिव वॉइस में बनाना है इसको। अब ये सेंटेंस में देखिए कंटिन्यूअस टेंस है,
कंटिन्यूस टेंस में हम जानते हैं जब पैसिव वॉइस बनता है तो बीइंग शब्द का यूज़ करता है। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसे कितने ऑप्शन हैं जिसमें बीइंग शब्द आया है। देखते हैं, इसमें बीइंग है, इसमें बीइंग है, इसमें भी बीइंग है और हैविंग बीन है। अब हैविंग बीन की ज़रूरत तो नहीं है, हमें सीधे सीधे बीइंग चाहिए था, थर्ड फॉर्म। बीइंग टेकन, बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म, बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म, यहाँ बीइंग के बाद भी थर्ड फॉर्म है। आई रिमेंबर, मुझे याद है, आई रिमेंबर बीइंग टेकन टू द थिएटर बाय माई फादर। आई रिमेंबर्ड हाउ, ये हाउ वर्ड की ज़रूरत थी नहीं इसमें, जो ऐसे उसने सेंटेंस बनाया। ये सेंटेंस प्रेजेंट में बोल रहा है। आई रिमेंबर आई वॉज बीइंग टेकन, मुझे ले जाया जाता था। आई वॉज बीइंग टेकन, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। आई रिमेंबर माई फादर टेकिंग मी, उसने सेंटेंस को डायरेक्ट लिखा है, तो हम भी यहाँ पे वॉज का प्रयोग ना करें, हम सीधे ये सेंटेंस लें, आई रिमेंबर बीइंग टेकन टू द थिएटर बाय माई फादर। दैट इज द रीजन, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास, दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है आर्टिकल का, जब दो व्यक्ति, यहाँ पे शेक्सपियर का यूज़ किया जा रहा है और यहाँ कालिदास का, और दोनों ही व्यक्ति अपने अपने देश में और वर्ल्ड में फेमस हैं। मतलब जब दो फेमस व्यक्तियों की तुलना की जाए तो जिस व्यक्ति से तुलना की जा रही है उसमें डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करना ज़रूरी हो जाता है। जैसे यहाँ पे कालिदास की तुलना जो है वो शेक्सपियर से की जा रही है, तो कालिदास एंड शेक्सपियर ये दोनों ही फेमस व्यक्ति, यहाँ बिना द के सेंटेंस हम बनाएंगे तो एरर हो जाएगी। दैट इज़ अ रीज़न, सेकेंड इज़ द करेक्ट आंसर। या फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं इंडिया, जैसे सॉरी फॉर एग्जाम्पल इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। अगर मुझे ये सेंटेंस कहना है, क्योंकि इटली जो है वंस अगेन इट्स अ फेमस कंट्री एंड इंडिया इज वंस अगेन अ फेमस कंट्री, दोनों ही फेमस हैं। अब अगर हमने यूरोप का भारत, इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है, ये हम सेंटेंस जानते हैं, तो हम बोल सकते हैं इटली इज कॉल्ड द इंडिया, यहाँ पे हम करेंगे द इंडिया ऑफ यूरोप। मतलब इंडिया के पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, दा लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये सेंटेंस में दो फेमस चीज़ों का कंपैरिजन है। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। फिल इन द ब्लैंक्स विच इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस। जेन रिक्वेस्टेड मेरी, मतलब जेन ने मैरी से रिक्वेस्ट किया टू ब्रिंग डैश नोट्सबुक फॉर फ्रॉम द स्टेशनरी, मतलब उसने कहा कि स्टेशनरी से कुछ नोटबुक्स मेरे लिए लेकर आओ। अब कुछ नोटबुक्स हैं और ऑब्वियस सी बात है नोटबुक्स हैं तो गिने जा सकते हैं, जो चीज़ गिनी जा सकती है उसमें हम फ्यू शब्द का यूज़ करते हैं, लिटिल का यूज़ नहीं करते, इसलिए फोर्थ ऑप्शन अपने आप ही हट गया। अब कुछ बुक्स तो चाहिए, अगर बुक्स ही नहीं चाहिए होती तो वो बोलता ही क्यों। और द फ्यू बुक्स मतलब जो कुछ भी बची किताबें थी वो, ऐसा नहीं कहना चाह रहा है, कुछ किताबें लेकर आने को कह रहा है। दैट इज द रीजन, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। देयर आर डैश पैसेंजर इन द कंपार्टमेंट टुडे, आज कंपार्टमेंट बहुत कम पैसेंजर्स हैं। वेरी गुड क्वेश्चन। पैसेंजर्स मतलब लोग जिन्हें गिने जा सकते हैं, और कम है मतलब वो ये जो बोल रहा है व्यक्ति वो ये जानता है कि रोज इस कंपार्टमेंट में काफ़ी भीड़ होती है, लेकिन आज लोग जो हैं वो कम हैं, तो पहले से उसने कंपेयर कर लिया। और लोग होंगे क्योंकि व्यक्ति ही होंगे, व्यक्ति हैं, यहाँ भी व्यक्ति हैं, दो लोगों की तुलना की जा रही है, आज व्यक्ति कम है और पहले व्यक्ति ज़्यादा थे, इसका मतलब इनकी संख्या इनसे कम हो गई। तो उसने कहा देयर आर फ्यूअर, मतलब बहुत कम पैसेंजर हैं, फ्यूअर का यूज़ करेंगे। लीस्ट तो सुपरलेटिव डिग्री और लीस्ट हम वैसे यूज़ नहीं कर सकते, लेस लगाना पड़ता तो देन भी लगाते, और लिटिल तो हम पैसेंजर के साथ लगा नहीं सकते थे। दैट इज़ द रीज़न, फ्यूअर पैसेंजर्स इन द कंपार्टमेंट टुडे। आई हैव डैश मनी कॉमा सो आई विल बी एबल टू लैंड यू सम, मेरे पास कुछ पैसे हैं इसलिए मैं तुम्हें दे सकता हूँ। अब एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए मनी वर्ड का यूज़ किया। मनी और रुपीज़ दो वर्ड होते हैं, इन्हें आप याद करिएगा। रुपीज़ को हम काउंटेबल नाउन के रूप में देखते हैं और मनी को हम अनकाउंटेबल नाउन के रूप में देखते हैं। जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनमें हम लिटिल का यूज़ करते हैं, जो काउंटेबल नाउन होते हैं उनमें हम फ्यू का यूज़ करते हैं। और यहाँ पर मनी जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के रूप में देखी जा रही है, और वो कह रहा है मेरे पास बहुत थोड़े से पैसे हैं, सो मैं आपको वो दे सकता हूँ। थोड़े से तो हैं एटलीस्ट, लिटिल होते तो वो नहीं दे सकता था, और द लिटिल जो कुछ भी हैं वो ऐसा बोलना नहीं चाह रहा है, इसलिए वो कह रहा है मेरे पास थोड़े पैसे हैं सो मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूँ। दैट इज़ द रीज़न आ लिटिल शब्द का यूज़ किया गया। सो दोस्तों ये एनालिसिस आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर फीडबैक करके बताइए, और मैं आपको नए वीडियोज़ और भी अपलोड करता रहूँगा। तो आपको जो भी रिव्यूज़ चाहिए या आपको और नई कौन सी वीडियोज़
रिलेटेड टू एजुकेशनल क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड एनालिसिस चाहिए वो आप मुझे बताते रहिएगा, और मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप आगे के नए एजुकेशनल वीडियोस जो मैं डालता रहूँगा इसमें एनालिसिस करके वो आपको मिलते रहें, आप उसे मिस ना हो। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।